मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। LVIS प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट है, वो आपके IAS का एग्ज़ाम हो या PCS का एग्ज़ाम हो, उसमें इसकी क्या भूमिका होती है, यहाँ से आपके प्री एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीज़ों का जो ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन का तरीका क्या है, उनके पूछने का नेचर क्या है, या ये जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन का नेचर है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। होता क्या है दोस्तों कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो? तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करो और ये देखो कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज लाए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे 5 साल के जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसका क्या ट्रेंड रहा है, उसको एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ 2018 से लेके 2022 तक के ट्रेंड को देखेंगे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ट्रेंड एनालिसिस 2022। तो सबसे पहले हम 2022 के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम एक के एक के बाद सबसे पहले हम 2022 को देखेंगे, 2022 को देखेंगे, उसके बाद 2021 को देखेंगे, 2020 को देखेंगे, फिर 19 को देखेंगे, 18 को देखेंगे। इस आधार पे हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ठीक है? और वे कौन से पार्ट हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जब आप वाक़ई में एक सीरियस विद्यार्थी होते हो, तो आप सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हो और क्वेश्चन के नेचर को पकड़ने की कोशिश करते हो। अगर आप क्वेश्चन के नेचर को नहीं पकड़ पाओगे, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो सही नहीं हो पाएगी। इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। आइए हम देखते हैं कि 2022 में इकोलॉजी एनवायरनमेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसी को आधार बना के हम आगे आपका जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएँगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, 2022 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन-सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? आपके पास विकल्प है कतरनिया घाट, किशनपुर, चंबल, रायपुर। तो आप देखिए, इसके लिए क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ है क्योंकि यहाँ पे आपसे डेट पूछ लिया गया है। तो कतरनिया घाट के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इस वन्यजीव अभयारण्य की? तो इसकी हुई थी 1976 में। तो ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा अगर हम देखें किशनपुर, तो किशनपुर की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अगर हम चंबल अभयारण्य की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। और रायपुर जैसा कोई वन्यजीव अभयारण्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। रानीपुर होता अगर इसकी जगह पे, रायपुर की जगह पे अगर रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो हम देखते तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1977 में हुई है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था, ये प्रश्न ही क्या है? गलत है। इसका कोई भी आप एक सही आंसर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना है दोस्तों, कि अगर इस बार आपसे 2022 में उत्तर प्रदेश वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा है, तो 2023 के लिए आप जिस तैयारी करना कर रहे हैं, उसमें भी वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा जाए। अब की बार आपसे क्वेश्चन इस ट्रेंड में पूछा जा सकता है और आपको मिलान दे सकता है। तो आपको जो भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनको आपको तैयार रखना है, उनके डेट को तैयार रखना है, प्लेस वो किस स्थान पे अवस्थिति है उनकी, उसको भी आपको तैयार रखना है। इसके साथ ही हम थोड़ा-सा इसके डायमेंशन को अगर खोलें, क्योंकि हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर वन्यजीव अभयारण्य है, तो और क्या होता है? एक होता है नेशनल पार्क होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के रामसर साइट होते हैं,
उसमें जो भी चीजें शामिल हैं, जो वेटलैंड वगैरह हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां से आपके 2023 में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1974, 1986, 1971, 1981। तो इसका आंसर है 1986। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में बनाया गया था। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय सरकार थी राजीव गांधी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की उस समय सरकार थी। इसके साथ अब ये भी आपको बहुत सारे और अधिनियम हैं, उनको भी आपको तैयार रखना है। जैसे हम अगर उदाहरण मिले तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कब है? 1972। इस समय किसकी सरकार थी? इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। तो हमें इस तरह से जितने भी पर्यावरण से संबंधित एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनको भी हमें याद रखना है। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रेंड एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। देखिए, तो यहाँ पे आपके पास जो विकल्प है वो है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक, गैर प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक। तो दोस्तों अगर हम इस विकल्प को देखें तो ये जो DDT है ये किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ए बायोटिक डीकंपोजिंग पोल्यूटेंट, राइट। तो ये जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ये होता क्या है? एक्चुअल में आपने सुना होगा। पहले हम अजैव अपघटनीय प्रदूषक को जानने से पहले हम जैव अपघटनीय प्रदूषक को जानने का प्रयास करते हैं। जैव का मतलब होता है जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे लकड़ी, गोबर, इनके सड़ने गलने से ये सड़ गल जाते हैं। और इसके सड़ने में या इसके अपघटन में इसके जो है कौन चीज भूमिका अदा करता है? तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि इसके अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। केबुल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? बहुत ही फेमस है ये जो नेशनल पार्क है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। इसके बारे में पूछा गया है कि जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस झील में अवस्थित है। तो यहाँ से झील पूछा है। ज्यादातर पूछ लेता है कि ये किस प्लेस पे है, स्थान का नाम पूछ लेता है। तो ये किस झील में है? आपके पास विकल्प है डल, कोलेरू, लोकटक, बुलर। तो ये आपका आंसर हुआ लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ है? ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि लोकटक झील कहाँ है, बहुत ही फेमस है लोकटक प्लेस। ये आपके मणिपुर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। कहाँ? बिष्णुपुर जिले में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये बिष्णुपुर जिले में है। कहाँ है? बिष्णुपुर जिले में है, राइट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर न दे के बिष्णुपुर दे सकता है। तो आपको लोकटक। डल झील कहाँ पे है? आपको पता ही है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। वुलर कहाँ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो हमें कुछ जो फेमस नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क के हिस्ट्री को भी हमें जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर हम इसमें इसकी बात करें, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1977 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो तो आपका जो उत्तर होता है ना वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। क्वेश्चन बताता है कि उत्तर कहाँ पे है। तो कभी कभी हमारी गलती ये होती है कि हम क्वेश्चन को सरसरी नजर से देखते हैं और क्वेश्चन को तेजी से पढ़ के और आंसर टिक करते हैं, जो कि गलत होता है।
तो बायोमास ऊर्जा के बारे में पूछा गया है कि उसका स्रोत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कई क्वेश्चन इसलिए हमारे गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में कि हम नहीं को ध्यान में ही नहीं देते। नहीं है, इसको ध्यान थोड़ा सा दिया करो। जब भी प्रश्न में नहीं आ जाए तो वहां थोड़ा सा ठहर जाया करो। आइए देखते हैं कि बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, गोबर। तो इसका आंसर है परमाणु। देखते हैं थोड़ा, बायोमास ऊर्जा का मतलब क्या होता है। वे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो सड़ गल के जिनसे हमें गैस मिलती है, इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। इसका मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, मीथेन होता है। जैसे आपका लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, इन ये सब बायोमास एनर्जी देते हैं। इसके अलावा अगर आपको 2022 में बायोमास ऊर्जा से प्रश्न पूछा है तो 23 में किससे पूछ सकता है, आपके जियोथर्मल एनर्जी से पूछ सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी से पूछ सकता है। तो आपको इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पूछ सकता है। तो ये देखना है हमें कि अगला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। आइए ट्रेंड एनालिसिस में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस पे प्रश्न पूछा है कि आपकी इकोलॉजी एनवायरमेंट जो पोल्यूशन वाला चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लाइमेट से भी इसका संबंध है, तो क्लाइमेट का चैप्टर है। तो इसमें पूछा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरो ये भी शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने है ये भी शामिल है, ऑर्गन शामिल नहीं है, मीथेन ये भी शामिल है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मीथेन सबसे ज्यादा जो ग्रीन ग्रीन जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनमें जो आपका वाटर वेपर होता है, जल वाष्प जो होता है, जल वाष्प सबसे अधिक रोल इसका होता है। उसके बाद किसका रोल होता है, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। उसके बाद किसका रोल होता है, उसके बाद आपका मीथेन का रोल होता है। फिर किसका रोल होगा, फिर आपका सीएफसी का होगा, सीएफसी का रोल होता है। इस तरह से आप क्रम भी याद रख सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपके सामने जो विकल्प है वो है नदी के जल को केवल सिंचाई के प्रयोग में लाना, दूसरा है गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, सी है इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब इस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए तो आपको शब्दों पे ध्यान देना है। अगर आप शब्द को ध्यान देंगे तो अगर प्रश्न के उत्तर को आप नहीं भी जानते हैं तो केवल शब्दों से आप पकड़ सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। कभी कभी जो लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग होती है वो आपके साथ शब्दों से खेलती है। तो जरा हम इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। नदी के जल को केवल सिंचाई के प्रयोग में, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी एक्शन परियोजना हो जो केवल सिंचाई के लिए हो, वो भी गंगा नदी जैसी। तो ये तो अपने आप में ही गलत दिख रहा है। दूसरा, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, क्या बात की जा रही है इसमें कि भारत सरकार कोई योजना लाएगी तो केवल नए बांध बनाए जाएंगे गंगा नदी पे, गलत। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी हमारे देश की बहुत ही पवित्र नदी है, ये हमारे रिलीजन से जुड़ी है। और इस दौरान क्या हुआ है कि इसके नदी के किनारे बहुत सारी इंडस्ट्री लगने से ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने 1985 में एक जो है गंगा एक्शन प्लान लाया, जिसके तहत उसने पहली बार ये निर्धारित किया कि हमें गंगा को जो है पोल्यूशन फ्री कर देना है। और इसी सिलसिले में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी है। तो आइए थोड़ा सा हम गंगा एक्शन प्लान के बारे में जानते हैं। इसका जो पहला चरण था वो 1985 में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा एक्शन प्लान परियोजना कब प्रारंभ की गई। तो 1985 में प्रारंभ की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था पहले चरण का वो था कि गंगा नदी को पोल्यूटेड फ्री करना है, राइट। इसका एक और चरण है, इसकी अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण आपका 1993 में भारत सरकार इसके दूसरे चरण को लागू करता है। इसमें गंगा की जो 2-3 सहायक नदियों को और जोड़ दिया जाता है। जैसे क्या, कौन 3 और सहायक नदियां इस योजना में जुड़ जाती हैं, वो हैं
आपकी सहायक नदियां यमुना, इसको आपको याद रखना है, यमुना है, गोमती है, यमुना है, गोमती है और दामोदर है, दामोदर। इन तीनों नदियों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गंगा एक्शन प्लान है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदियां शामिल नहीं हैं या कौन सी नदियां शामिल हैं। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण नदियां आ जाएंगी। एक तो गंगा खुद है, इसके साथ इसकी 3 सहायक नदियां हैं, वो है यमुना, गोमती और दामोदर। इसके बाद भारत सरकार ने एक 1995 में एक महत्वपूर्ण योजना नदी से ही लाता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाता है। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाता है, इसमें इसने 34 रिवर्स को शामिल किया है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण योजना है उसमें कितनी नदियां शामिल हैं, 34 नदियां शामिल है। ये कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। कभी कभी कुछ इकोलॉजी इन्वायरमेंट के जो टर्म होते हैं ना वो बड़े टफ होते हैं, क्योंकि ये साइंस से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे शब्दों को आप इंग्लिश में भी देख लिया तो आपके बहुत सारी क्लियर हो जाएंगे। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की जा रही है कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो किसमें होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए ओजोन, बी एल्यूमिनियम आयन, सी फास्फोरस और डी मीथेन। तो इसका आंसर है ओजोन, राइट। तो जो ये फोटोकेमिकल धुंध होता है, जो फोटोकेमिकल धुंध होता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसका संबंध आपके पोल्यूशन वाले चैप्टर से होगा। इसको हम जब पोल्यूशन वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस होता है। अभी इतना ही जान लीजिए कि ये स्मोक होता है, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो धुआं निकलता है ना, जब स्मोक में फॉग मिल जाता है तो ये जो है प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण होता है। इसमें ओजोन के अलावा होता है एक PAN होता है, पेन, इसका भी योगदान होता है। इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी योगदान होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी रोल होता है। तो ये दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन के अलावा ये भी जो है प्रकाश रासायनिक धुंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। सोच लीजिए, जो रक्षक है वही भक्षक हो गया। अक्सर हम सुनते हैं कि पेड़ पौधे पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा भी वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसमें आपके पास जो विकल्प हैं, ए यूकेलिप्टस, बी केला, सी नीम, डी बबूल। इसका आंसर होगा यूकेलिप्टस। क्यों? क्योंकि केला, नीम और जो बबूल है ये तो आपके इको फ्रेंडली होते हैं, आपके हेल्थ फ्रेंडली होते हैं, तो ये सब बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, इसका आंसर यूकेलिप्टस। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो ये यूकेलिप्टस है इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि एक्चुअल में जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है, जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है, इसकी जितनी ऊपर ऊंचाई होती है उसकी गहराई भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये जो वाटर लेवल है, आपका वाटर लेवल है, आपका जो वाटर लेवल है वो डाउन होता है, वो कम होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ज्यादातर जो वेटलैंड एरिया होते हैं ना, वहां पे ऐसे वृक्षों को लगाया जाता है ताकि वहां की जो नमी है उसको सोख लिया जाए। ऐसा अंग्रेज करते थे और उन्हीं की देन है ये। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, आर्सेनिक पूछ लिया है तो खट से आंसर मारे मारे निकल गए। लेकिन हमें ये ही नहीं देखना है, हमें यहाँ भी देखना है कि प्राकृतिक रूप से पूछा है, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो प्राकृतिक के साथ साथ वो जो है आपका कृत्रिम भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जितनी भी इंडस्ट्री है उनके माध्यम से भी आर्सेनिक की मात्रा उत्पन्न होती है। तो हमें क्या प्रश्न पूछा है, किस देश में प्राकृतिक नेचुरल रूप से पूछा है कि आर्सेनिक की मात्रा मिलती है। आपके पास ए है बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी भूटान। तो आपका आंसर क्या होगा, ये बांग्लादेश। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे इसी क्वेश्चन में
कि भारत में वे कौन सी स्टेट हैं जहां प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक पाया जाता है। जो ये आर्सेनिक पोल्यूटेंट है वो नेचुरल रूप से किस स्टेट में पाया जाता है इंडिया के, तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और अगर दूसरा क्वेश्चन, अगर पश्चिम बंगाल ना दिया हो तो आप क्या लगाओगे, बिहार। यहाँ नेचुरल रूप से आर्सेनिक पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किस द्वारा तप्त होता है। ये पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो क्षोभ मंडल है, ये कैसे गर्म होता है, ये कैसे हीट होता है, ये प्रश्न की डिमांड है। आपके पास विकल्प है प्रकीर्ण सौर विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण। तो इसका आपके पास जो जवाब होगा वो सी होगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। एक्चुअल में होता क्या है कि जब मैं आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी का विषय है, क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया है। इसमें होता है जो हमारा सोलर रेडिएशन होता है उसके उसकी बात की जा रही है। तो जब ये सन होता है, सूर्य होता है, और सूर्य से जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है, जब ये अर्थ पे आती है, जब अर्थ पे आती है तो अर्थ में ये डायरेक्ट आती है, और जो हमारी पृथ्वी है इस रेडिएशन को पहले ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसके बाद जब फिर जब जो सूर्य है वो ढल जाता है तो इसको ये रिलीज करती है, तो रेडिएशन। तो जब ये रिलीज करती है अर्थ इस रेडिएशन को, तब जो है ये हमारा जो वातावरण है ये गर्म होता है। एक्चुअल में इसमें होती है CO2 होता है, आपका जो है जलवाष्प होता है, जलवाष्प होता है, बहुत सारी गैसें होती हैं जो ये रेडिएशन जब ये रिलीज करता है तो इस रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर लेती हैं। ये कंबल का काम करता है, कंबल का काम, और जिससे हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म बना रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन ये 2022 के करंट अफेयर का बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा आप। इसका आंसर आपके पास है ए कोचीन, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी अहमदाबाद। इसका आंसर है कोचीन, केरल में है, केरल, केरल में है। और ये 2015 में ये जो कोचीन एयरपोर्ट है, ये जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हुआ था, ये पहला हवाई अड्डा था। और आपको स्टैटिक जीके में यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए चेंज हो रहा है। पहले पूछता था कि वना फॉरेस्ट कवर कितना है, वनावरण कितना है, उसका डेटा पूछ लेता था, या पूछता था आपसे, क्वेश्चन पूछता था कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ कमी आई है, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। लेकिन पूछ लिया है कि अधिकतम वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है। आपके पास विकल्प है ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका तेलंगाना, तीसरे नंबर पे है ओडिशा, ओडिशा। ठीक, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कम या सबसे ज्यादा वनावरण में कमी, जो फॉरेस्ट कवर है उसमें सबसे ज्यादा कमी किस में आई है, तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा कमी यहां देखी गई है। आंख बंद करके आंसर लगाना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वहां पे जो जो फॉरेस्ट कवर है वहां पे दिन प्रतिदिन कमी आ रही है, और बाकी जो हमारे साउथ की स्टेट हैं वहां पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। आंख बंद करके अगर जब वृद्धि की बात पूछे तो साउथ के स्टेट को चुन लेना, और अगर कमी की बात पूछे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को चुन लेना। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा कमी अरुणाचल प्रदेश में आई है। तो अगर आपको क्या कोई बता सकता है हमें कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कब से प्रकाशित की जा रही है, कब से प्रकाशित की जा रही है, जल्दी बताओ। 1987,
इस डेट को याद रखना, 2023 के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? 17वें नंबर की रिपोर्ट, इस बात को याद रखना। फॉरेस्ट कवर कितना है इस समय? 21.71 है, याद रखना। बाकी सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी क्लास में, और वहाँ पे देखेंगे कि जो जो ये रिपोर्ट है इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सारे डायमेंशन पे चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। आइए कथन और कारण पे आप विचार करते हैं। कथन दिया है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, राइट। कारण है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है। तो एक चीज मुझे याद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जब इस तरह से प्रश्न पूछे जाएं तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इन प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ पढ़ के कारण, कथन और कारण पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि पहले आप कथन को पढ़िए और आप ये देखिए क्या कथन सही है, तो इसमें कथन ये सही है। फिर अभी दूसरा कारण में सिर्फ कथन के रूप में राइट एंड रॉन्ग को चूज करिए कि जैसे लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है, ये भी सही है। अब देखिए कि क्या कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो अगर हम देखें तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला, कथन के बाद आप क्योंकि लगा के कारण को पढ़िए। जैसे लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है। आंसर बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसलिए, कारण में इसलिए लगा के कथन को पढ़ो। जैसे लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है इसलिए पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। बहुत ही आसानी से आंसर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास जो विकल्प है, पहला है ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका आंसर हो गया। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस 2022 में ओजोन दिवस की थीम क्या थी? कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसकी थीम क्या थी। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जितने भी दिवस होते हैं, डे होते हैं, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकेत, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बेस है, हमने 3-4 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस देखे हैं, तो ये पूरी तरह से कंसेप्ट बेस है। जो डिटेल में इसको नहीं जानता, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, ये क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके आईएएस के लेवल का है, लेकिन आपके ये यूपी पीसीएस में पूछा जाता है, क्योंकि यूपी पीसीएस लगभग 40% आईएएस को फॉलो करता है। तो इसमें हर खंड से जो 40% क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा होता है, राइट। आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। पहला है कथन आपके सामने, यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ऐसे में तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, लेकिन अब समझने की कोशिश करिए। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता है। ये आपका सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी कथन आपके सही है। इसका जवाब आपके पास है, ये 1 और 2 दोनों सही है। बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि पारिस्थितिकी जो निकेत क्या होता है। एक्चुअल में पारिस्थितिकी निकेत एक ऐसा स्थान होता है इकोलॉजी का जिसमें एक निश्चित प्रजाति ही निवास करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे लाल पांडा के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में ही पाए जाते हैं, साउथ में क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो जो पारिस्थितिकी निकेत होता है, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो। कुछ वनस्पतियां हैं जो केवल पार्टिकुलर स्पेशल जोन में पाई जाती हैं, कि स्पेशल एरिया में पाई जाती हैं, अदर नहीं पाई जाएंगी। वो अपने लिए वही वातावरण जो है अच्छा समझती हैं और मानती हैं। तो ये जो है पारिस्थितिकी निकेत एक स्पेशल जोन होता है, जो जहाँ यहाँ जो भी वनस्पतियां पाई जाएंगी या जो यहाँ जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे,
जो भी जीव जंतु पाए जाएंगे वो निश्चित रूप से यहीं पाए जाएंगे, दूसरी जगह का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो उनको सूट नहीं करता और वहाँ वो नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इस आधार पे हमने देखा कि जो ट्रेंड एनालिसिस है 2022 का क्वेश्चन का इस तरह से पूछा गया है, इसको जो है एक ट्रेंड में हम ढालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस किया गया है। जैसे मैं बता दूं, पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले चैप्टर से, क्लाइमेट वाले चैप्टर से, इकोलॉजी वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से हम देखेंगे। फिर कल जो हमारा वीडियो आएगा, हम उसके ट्रेंड पे 2021 का एनालिसिस करेंगे, फिर 20 का एनालिसिस करेंगे, 19, 18, फिर ऑल ओवर एनालिसिस करके एक निष्कर्ष, एक निचोड़ निकालेंगे। फिर उसको बेस बना के मैं आपको जो है आने वाले जितनी भी हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लासेस होंगी आपके लिए हम करेंगे, जहां से आपके 2023 के सारे जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ही क्लास से आपको मिल जाएंगे। फिर धन्यवाद दोस्तों।